कल हम लोग स्टेट ऑफ मैटर फिनिश कर चुके थे, डेट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेनली मैंने आपको 3 टाइप ऑफ स्टेट बताया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेट ऑफ मैटर को अफेक्ट करेंगे। देखिए हेडिंग क्या होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर, पहला ऐसा एलिमेंट जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को अफेक्ट करता है। पदार्थ की जो स्टेट है उसको अगर चेंज करना है, उसको कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकते हैं, जो कि है, फर्स्ट की बात करें तो हम टेम्परेचर की बात करेंगे, और अगर सेकंड की बात करूं तो मैं प्रेशर की बात करूंगी। ठीक है, सेकंड की बात करूँ तो प्रेशर की बात करूंगी। स्टार्ट हम करते हैं टेम्परेचर से। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या टेम्परेचर होता है, कैसे मेज़र होता है, कैसे इसको चेंज करते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर का आइडिया ले लेते हैं, फिर टॉपिक में जाएंगे कि हमें तो पता हूँ टेम्परेचर होता क्या है। फिर देखेंगे ना कि वो कैसे मैटर की फिजिकल स्टेट को कैसे अफेक्ट करता है, क्या प्रभाव डालता है। टेम्परेचर के कम होने से फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे क्या फ़र्क जाएगा, टेम्परेचर को अगर बढ़ा देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं बोल सकती हूँ टेम्परेचर इज़ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ये सब्सटेंस। ओके, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, यही उसका टेम्परेचर है। कोई चीज़ कितनी गर्म है, हॉट है, कितना वो कोल्ड है, कितना ठंडा है, ये जो उसका डिग्री है ना, कितना रेंज है, जो रेट है ना, उसी को टेम्परेचर बोलेंगे। समझ में आप लोगों को। अब देखिए जो टेम्परेचर, उसके बारे में कुछ 2-3 चीज़ और एक्स्ट्रा से पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर को नॉर्मली मेजर करते हैं कैल्विन्स में, जिसका एसआई यूनिट है जो वो है कैल्विन। देखो मैक्सिमम जगह जो हाँ टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड जो यूज़ करते हैं ना वो कैल्विन है। वैसे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए तीन स्केल होते हैं। फर्स्ट होता है सेल्सियस, सेकंड होता है फ़ारेनहाइट, और थर्ड होता है केल्विन। अभी हम थोड़ा टेम्परेचर को पढ़ने की कोशिश करें कि टेम्परेचर क्या होता है, किन किन स्केल से इसको मेज़र किया जा सकता है। ओके, टेम्परेचर क्या होता है, किन किन स्केल से इसको मेज़र किया जा सकता है। किस किस स्केल से इसको मेज़र किया जा सकता है। देखो सेल्सियस जो स्केल होता है, स्केल मतलब किसी भी चीज़ को मेज़र करना। अब देखो मुझे अपनी हाइट मेज़र करनी है तो मैं कोई ना कोई इंची टेप या कोई स्केल या कोई मेज़रमेंट, आपने देखा होगा ना कि जैसे आप किड्स प्ले स्कूल्स में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो वहाँ पे ऐसे मेज़रमेंट साइन लगे होते हैं कि यहाँ से यहाँ 5 फुट हो गए, यहाँ देखो, फिर ऐसे खड़े होकर देखते हैं, मेज़र करते हैं। वो स्केल ही है। स्केल क्या होता है, किसी भी चीज़ के मेज़रमेंट में यूज़ होता है। तो 3 टाइप का ऐसा स्केल होता है। सेल्सियस स्केल का जो रेंज होता है वो होता है 0 to 100। फ़ारेनहाइट का जो रेंज होता है वो होता है 32 to 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन की मैं बात करूं तो ये एसआई यूनिट, एसआई स्केल है। केल्विन टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। जिस स्केल से मेज़र किए जाएंगे उसको एसआई स्केल बोल दिया। क्यों बोला, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमनली जो स्केल यूज होता है, जो जनरली यूज होता है। अब देखो हम अगर पोटैटो जाना है, किसी शॉप पे जाएंगे, पोटैटो तुलवाना है, टमाटो, कोई भी वेजिटेबल का अगर मैं मेजरमेंट कराती हूँ कि भैया मुझे ये वाला वेजिटेबल चाहिए, तो वो मुझे लगभग मैक्सिमम जगह वो किलो में तोल के देगा। मैं बोलूँगी 1 किलो चाहिए, तो 1 किलो बहुत स्टैंडर्ड हो चुका है, बहुत जनरल हो चुका है। तो किलोग्राम जो है वो बहुत स्टैंडर्ड हो चुका है। इसको और भी बहुत सारे स्केल होते हैं। देखो जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे बोल सकते हैं पाउंड जो होता है, आपने केक्स को पाउंड में तुलवाया होगा ना, पाउंड भी एक यूनिट है जो कि वेट को ही मेजर करती है। ऐसे ही टेम्परेचर को रेंज मेजर करने के लिए ऐसे 3 स्केल है, 3 यूनिट है, लेकिन सबसे कॉमनली ये है
कैसे बात किया हमने इसको, जैसे टेम्परेचर के लिए सबसे कॉमनली केल्विन है, इसको मैंने एग्जांपल से कोरिलेट किया, कहाँ से, कि सब्जी तुलवाने जाते हैं तो मास को जब उनका वेट तुलवाएंगे तो सबसे कॉमन जो यूज होगा वो किलोग्राम है। समझ में आया, थोड़ा आइडिया मिला। देखिए ये रेंज क्या है, रेंज है कि स्टार्टिंग, और ये रेंज क्या है, ये है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है 0 पे और ख़त्म जाके हो रहा है 100 पे। टेम्परेचर की बात करूँ, स्टार्ट हो रहा है 32 पे, कौन सा, फ़ारेनहाइट, ख़त्म हो रहा है 212 पे। देखिए आपने ये मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप सब लोगों को पता होगा कि बर्फ़ कितने टेम्परेचर पे जमती है, कि मेल्टिंग पॉइंट, कि बर्फ़ जो है कितने टेम्परेचर, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट मतलब कितने टेम्परेचर पे पिघलना शुरू हो जाती है और वो पानी बनना शुरू हो जाती है। 0 डिग्री पे पानी, बर्फ़ पिघल के पानी बनना शुरू हो जाती है, आप लोगों ने सुना होगा ना। 0 डिग्री बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट होता है कि बर्फ़ पिघल के पानी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आप लोगों ने सुना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कि पानी को 100 तक अगर आप लोग उबाल दोगे, 100 को अगर आप पानी को उबाल दोगे तो पानी एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, वो गैसियस वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत जनरल सी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी, अभी मुझे सब पढ़ाना भी आपको, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस बहुत जनरल पॉइंट आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसमें एक थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.76 डिग्री या 7 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 7 भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। हम अगर अपने जो टेम्परेचर, जब थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल हो, मुझे बुखार नहीं है, एकदम नॉर्मल कंडीशन में हूँ, तो अगर मैं सेल्सियस के स्केल में मेज़र करती हूँ ना खुद को, तो वो आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं फ़ारेनहाइट के स्केल में खुद को मेज़र करती हूँ तो वो आएगा 98.6 या 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाइन्टी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, वो आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। देखिए इस स्केल से मेज़र किया तो 37 डिग्री सेल्सियस, इस स्केल से क्या 98.6, ये दोनों आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कोई पूछ ले कि मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है, तो दोनों स्केल में से किसी में भी हो, जनरल क्वेश्चन है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो आपको टेम्परेचर समझ में आएगा। देखो अभी बहुत सारे स्केल्स बताए, तो इनका आपस में भी कन्वर्जन क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको यहाँ तक सब समझ में आएगा। टेम्परेचर किसे कहते हैं, किस किस स्केल से मेजर करते हैं, सबसे कॉमनली यूज जो स्केल होता है, जो स्टैंडर्ड स्केल होता है वो कौन सा होता है। रेंज मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग, और रेंज का एंडिंग, 0 to 100, स्टार्टिंग टू एंडिंग कौन कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे कि 0 से स्टार्ट होकर 100 से ऊपर का टेम्परेचर ये मेजर नहीं कर पाएगा, कौन सा स्केल, सेल्सियस स्केल। 100 से ऊपर का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो आपको दूसरा स्केल का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लास्ट लिमिट इतना ही है। ऐसे फ़ारेनहाइट स्केल 32 to 112, और केल्विन स्केल बहुत ही नॉर्मल सा स्केल है, ठीक है, बहुत ही कॉमन स्केल है जो यूज़ होता है। देखिए अब इनका इंटर कन्वर्जन, कैसे इसको आपस में फॉर्मूले को कनेक्ट करके, अगर ये दिया हो तो ये कैसे निकालना है, ये दिया हो तो ये कैसे निकालना है। देखिए एक फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताती हूँ। मैं रफ कर रही हूँ अभी पूरा टेम्परेचर। देखिए देखिए मैंने अभी आपको 3 स्केल पढ़ाए, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, ठीक है। देखो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जैसे बोल सकते हैं मुझे फ़ारेनहाइट निकालना है, एग्जाम्पल देखते हैं,
एग्जाम्पल सबसे इजी तो केल्विन है, मैं तुम्हें केल्विन से स्टार्ट करती हूँ। देखो इसके और इसके बीच में सबसे पहले निकालेंगे सेल्सियस और केल्विन के बीच में फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15, 273.15 ये फॉर्मूला होता है। देखिए अब मुझे किसी ने बोल दिया कि मेरे जो टेम्परेचर आया, मैंने एक स्केल से मेजर किया, टेम्परेचर आया 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन है कि उसने, एक बच्चे ने एक बॉडी का टेम्परेचर को मेजर किया, एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर किया जो कि स्केल में दिखाया 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्वेश्चन है, तो उसने पूछा यही टेम्परेचर अगर मैं केल्विन स्केल से मेजर करता हूं तो कितना आएगा। तो या तो आप केल्विन स्केल यूज करो फिर उसका टेम्परेचर निकाल लो, या फिर फॉर्मूला पुट कर दो। तो मेरे पास सेल्सियस में क्वेश्चन है, मुझे निकालना है केल्विन। केल्विन इज इक्वल टू व्हाट, अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो देखो पुट कर दो, डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 प्लस 43,113, तो आंसर आया 313 डिग्री सेल्सियस। जस्ट पुट करने की बोला है, जस्ट फॉर्मूला पुट किया, 40 प्लस 273 इज इक्वल टू 303 डिग्री केल्विन। इसका मतलब क्या है कि 40 डिग्री सेल्सियस और 303 डिग्री केल्विन बराबर है। इसका मतलब क्या है कि दोनों बराबर है। उस स्केल से मेजर करोगे तो 40 आएगा, इस स्केल से मेजर करोगे तो 313 आएगा। देखिए ये आपको समझ में आया होगा। मैं अभी इसको रफ करी कैलकुलेशन को, वापस से फॉर्मूला 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर लिखा हुआ है। देखिए नया फॉर्मूला आपको समझने की, याद करने की, मतलब उसको मेमोराइज करो कि उसको रट्टा लगाओ, ज़रूरत नहीं है। देखो अगर उल्टा क्वेश्चन दिया होगा तो आप जस्ट ऐसे कर सकते हो कि सेल्सियस इसी में पुट कर दोगे। मान के चलो जैसे अभी आपको केल्विन निकालना था, मान के चलो केल्विन दिया है, ऑलरेडी दिया है। केल्विन कितना दिया है, मान के चलो केल्विन दे दिया 400 डिग्री केल्विन, और आपको सेल्सियस निकालना है। तो सेल्सियस की जगह क्वेश्चन मार्क प्लस 273.15 ऐसे कैसे रह जाएगा। ये जो टर्म है ये उठ के इधर आ जाएगी, और जो साइन इधर प्लस का है, इधर प्लस का है तो इधर जाके वो माइनस हो जाएगा, माइनस 273.15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क क्या बता रहा है, सेल्सियस को। कई लोग इसके लिए, बहुत सारे बच्चे इसके लिए फॉर्मूला भी याद करते हैं। फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, केल्विन के लिए ये है, अगर सेल्सियस निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, केल्विन माइनस 273.15, ये फॉर्मूला है। जैसे इधर प्लस था माइनस इधर जाके, तो एक अलग से फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले से भी यही निकला, सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन कितना दे रखा था 400 माइनस 273.15। अलग से फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको एक पता है, इसी में पुट कर दो, दूसरा निकल जाएगा। प्लस माइनस इधर उधर करते रहना। कोई पूछे 0 डिग्री सेल्सियस कितनी डिग्री केल्विन के बराबर होता है, तो 0 डिग्री में यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, प्लस 273.15, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। समझ में आया, अच्छे से आया। आगे चलते हैं। तो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन पता चल गया होगा, इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला सोल्व हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। देखिए इन दोनों के बीच के फॉर्मूले की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला होता है। देखो सेम, एक दो दूसरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा फॉर्मूला बनाओगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो सेल्सियस, यहाँ फ़ारेनहाइट निकालना है तो फॉर्मूला ये लगाओगे। अब अगर सेल्सियस निकालना हो तो अब क्या करेंगे, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। मैंने क्या किया, इसी से बनाया ना, इसी से फॉर्मूला बनाया। देखो इसको यहाँ पे ले गए, ऊपर ले गए डेनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को नीचे लेके आया, इधर प्लस का साइन है, इसको उठा के इधर माइनस में कर दिए। तो एक अलग से फॉर्मूला आप लोगों को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। जब ये दिया हो तो इसको पुट कर देना, जब ये दिया हो, ये निकालना हो तो इसको पुट कर देना। जो उनसा एक दिया होगा एक निकालना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन का एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो एक ऑब्जेक्ट को मेजर किया एक लड़के ने, एक लड़की ने, किसी ने भी किया हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मान के चलो इस बार देखते हैं, सीमा ने मेजर किया है एक टेम्परेचर, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। उसने देखा कि डिग्री सेल्सियस के स्केल में जो टेम्परेचर है वो 25 आ रहा है, तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा।
कितना रहेगा, फ़ारेनहाइट कितना रहेगा। देखिए फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट पुट करूँगी कि निकालना है मुझे वो, ठीक है। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिखूँगी, क्वेश्चन में क्या लिया है 25 प्लस 32, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, 45 प्लस 32, 5 4 2 7, 4 3 7, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस जो एक स्केल में है, दूसरे स्केल से मेज़र करोगे तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर तो बराबर है, अलग अलग स्केल की रीडिंग अलग अलग है, अलग अलग स्केल की रीडिंग अलग अलग है। दोनों टेम्परेचर बराबर कैसे हुए, 0 डिग्री सेल्सियस, जो सेल्सियस का स्केल था वो 0 से 100 पे स्टार्ट हुआ था, 100 पे जाके ख़त्म हुआ था। ये 32 से स्टार्ट हुआ है और 212 पे जाके ख़त्म हुआ है। इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। इसलिए देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे आया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों सेम है, जैसे 0 और 32 सेम है। किस एक तो आपने स्टार्ट किया, मान के चलो एग्जांपल देती हूँ, एक तो आपने स्टार्ट किया पहले 0 स्टार्टिंग की सीढ़ी से, पहली सीढ़ी से स्टार्ट किया और 100 तक सीढ़ियाँ चढ़ते गए आप, ठीक है। एक सीढ़ी मतलब 1, दूसरी सीढ़ी मतलब 2, ऐसे। और एक आपने स्टार्टिंग ही एक अलग जगह से ली, एक आपने स्टार्टिंग कहाँ से क्या 32 सेकेंड, जो 32 नंबर की स्टेयर्स थी वहाँ पे, तो नंबर तो ऑब्वियसली बात है लगाएगा, लेकिन आपने 0 को ऐसे मान लिया कि यहाँ का 0 और वहाँ का 32 सेम है। जैसे यहाँ से 0 से आप अगर 10 पैड़ी चढ़े तो उसके हिसाब से 10 स्टेयर्स चढ़ते हो तो उसके हिसाब से टेम्परेचर मेजर करोगे, तो उसमें स्टार्टिंग ही 32 है, फिर आपको आगे 10 स्टेयर्स चढ़नी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व होगा। समझ में आया? देखिए, और ये देखो यही फॉर्मूले में देखो, ये 0 32 बराबर कैसे है, अभी दिखाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका 0 से, इसका हुआ था 32 से। देखो 0 डिग्री इंटू 0 प्लस 32, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 अपॉन 5, 0 अगर ऊपर और किसी 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा, प्लस 32 डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो, इज इक्वल टू 32। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ आए? आगे चलते हैं। हम पूरा टेम्परेचर पढ़ चुके। देखो बेटा, टेम्परेचर की भले ही डेफिनेशन ना पूछी जाए पेपर में, मैंने आपको हल्का सा समझाने के लिए बता दिया, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के, कि आपको एक टेम्परेचर दे देगा और आपको दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। आपको इससे इसमें भी कन्वर्ट करना सिखा चुकी हूँ, इससे इसमें भी, इससे इसमें भी, इससे इसमें भी। मेनली क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा। तो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रही बात तीनों को एक्सप्लेन करने की, कहाँ से रेंज स्टार्ट है कहाँ से नहीं, तो थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करना था। अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना था, थोड़ा तो थ्योरी का पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है और क्या नहीं, ठीक है। अब हम अपने पहले पॉइंट पे वापस से आते हैं कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है किसको, स्टेट्स ऑफ मैटर को। देखिए टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट देखिए, टेम्परेचर में क्या देखेंगे, सी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपने किसी चीज़ का टेम्परेचर दिया, नीचे से हीट सप्लाई किया। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, देखो सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी बर्फ़ भरी है, ये बहुत सारे बर्फ़ के पीस है। मान के चलो आइस क्यूब्स है, आप डायग्राम में कुछ भी ड्रॉ कर लेना, आइस क्यूब है, ठीक है। मैंने ये बर्न फ्यूल है, ये एक बर्नर है, ये बर्नर है। देखो यहाँ पे मैंने इसको हीट सप्लाई कर दी, आग दे रहे हैं। मैं हम इसको जैसे मान के चलो सिलेंडर की गैस से हम लोग जब खाना पकाते हैं तो गैस ऑन करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ मैंने अपने बर्नर को ऑन कर दिया, ठीक है। देखिए बर्नर को जैसे ऑन करेंगे, हम बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, बाहर से उस चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं, सुन रहे हो, बाहर से उस चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसको ऑलरेडी हीट दे रहे हैं, धीरे 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 करके उसका टेम्परेचर, तापमान बढ़ता जाएगा। अभी मैंने बताया था ना, हॉटनेस और कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉटनेस, गर्माहट बढ़ रही है, धीरे धीरे गर्मी दे रहे हैं ना, तो धीरे धीरे उसका डिग्री बढ़ेगा ना। अभी जो टेम्परेचर उसे धीरे धीरे राइज करेगा ना। देखिए जैसे ही टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई।
अब काइनेटिक एनर्जी मैं आपको कल भी बताई थी, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी है। अब सॉलिड है, बर्फ है, एकदम डेंसली पैक है, बहुत ज़्यादा ही मतलब कम्पैक्टली अरेंज्ड है, जो स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट इनका बहुत डेंस है ना, तो स्पेस नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, मोशन लाएगी, ठीक है मोशन लाएगी, काइनेटिक एनर्जी मोशन लाएगी, लेकिन मोशन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो रैंडम तो एक्टिविटी कर नहीं पाऊंगी। अब मेरे पास जितना स्पेस है उसी के हिसाब से एक्टिविटी करूंगी। स्पेस इतना है तो मैं हाथ यहाँ तक ले जा पा रही हूँ, स्पेस ज़्यादा है तो मैं हाथ और ज़्यादा आगे तक बढ़ा पा रही हूँ। तो स्पेस यहाँ पे कम है, मोशन फिर भी होगा, अपनी जगह पे खड़े खड़े होगा। अब अगर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं तो क्या करेंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू कर देंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू कर देंगे अपनी ही जगह, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, वाइब्रेशन करेंगे और स्पेस मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर की प्रॉपर्टी थी कंटिन्यूसली मूविंग, अगर स्पेस मिलेगा तो मूव करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब मोशन बढ़ गया। देखिए टेम्परेचर ज़्यादा देते जाएंगे, टेम्परेचर ज़्यादा देते जाएंगे। देखो अगर दो लोगों ने हाथ पकड़ रखा है एक दूसरे का और इधर से भी कोई फोर्स लगा रहा है और इधर से भी फोर्स लगा के इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो काफ़ी देर तक वो रजिस्ट करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक वो कर पाए। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आएगा ना कि फोर्स दोनों साइड से इतना ज़्यादा लग जाएगा कि वो दोनों लोगों के हाथ आपस में छूट जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे टेम्परेचर जब बढ़ता जाएगा तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन का फोर्स था वो बहुत ज़्यादा था, कल भी बताया था, स्पेस है बहुत कम है, अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, हीट की सप्लाई देते जाओगे, तो एक टाइम में क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक पड़ता जाएगा, और जो हीट है वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएगी, ओवरपास कर जाएगी। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरपास कर देगी तो धीरे धीरे सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सॉलिड के पार्टिकल्स जो ऐसे थे, ठीक है, अब उनके बीच में स्पेस बढ़ना शुरू हो गया, मान के चलो ऐसे हो गए। ये तो मैंने लिक्विड ही बताया था कि लगभग लिक्विड ही बन गया। सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स में ऐसा ही डिफरेंस था ना कि यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ना के बराबर स्पेस है, लिक्विड में स्पेस है, ठीक है। तो हुआ क्या, इनकी जो मेन पोजीशन थी ना, मेन पोजीशन ये है मान के चलो, तो इन्होंने अपनी मेन पोजीशन छोड़ दी और अब मेन पोजीशन छोड़ के वो एक दूसरे से दूर हो गए, एंड दे केप्ट मूव अवे, और वे एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है, समझे। देखो दोबारा बताती हूँ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी जो मोशन की एनर्जी है वो बढ़ी, ठीक है, मोशन की एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गए, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट स्टार्ट हो गई और ज़्यादा तेज से हो गई क्योंकि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। एक टाइम आया कि हीट देते गए, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि जो हीट हम सप्लाई कर रहे थे वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवर पावर कर जाएगी, तो वो ओवर पावर की, तो उनके बीच में अब वो ओवर पावर कर गई, हीट उसको ओवर पावर कर गई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था जिनको बांधे रख रहा था वो कम पड़ गया, हीट ने उसको ओवर पावर कर दिया। जब ओवर पावर कर दिया तो अब उनकी जकड़ जो थी आपस में, जो जकड़ साथ रहने की, वो कम हो गई। अब देखो इसलिए अपनी मेन पोजीशन जो थी, मेन पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन, उसको छोड़ के और एक दूसरे से दूर हो गए, दे केप्ट अवे। अच्छे से समझ में आया, आगे चलो। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट यहीं से ही आता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो आइस है वो लिक्विड में बनना शुरू हुआ होगा, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में बनना शुरू हुआ होगा, जहां वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट है, कौन सा टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड लिक्विड में बनना स्टार्ट हुआ होगा एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट 1 atm। जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक सामान्य जो मैं एक्टिविटी कर रही हूँ इसी पर्यावरण में, इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कर रही हूँ ना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आपको मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया, अच्छे से आया। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट एक हेडिंग आती है बेटा फ्यूजन एक हेडिंग आती है, फ्यूजन और मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। फ्यूजन क्या है, फ्यूजन इस पूरे प्रोसेस का नाम है, फ्यूजन इस प्रोसेस का नाम है जिसमें जो मेल्टिंग का प्रोसेस है वो हो रहा होगा। देखो वो टेम्परेचर, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर 0 डिग्री को तो आपने बोल दिया कि ये मेल्टिंग पॉइंट है,
ठीक है, जहाँ बर्फ़ पानी में पिघलना शुरू हुई होगी। फ्यूज़न क्या है, जो मैंने पूरा प्रोसेस समझाया कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। तो ये पूरा प्रोसेस जब बर्फ़ पिघल रही होगी, ये जो पूरा प्रोसेस, जो ये मैकेनिज्म हो रहा होगा, इसका नाम फ्यूज़न है। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छे समझ में आया? मेरे हिसाब से आप सब लोगों को सब समझ में आ रहा होगा यहाँ तक का कि टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर से क्या अफेक्ट हुआ, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा चुकी हूँ। टेम्परेचर कैसे स्टेट ऑफ मैटर को अफेक्ट करा, कैसे किया कि इसने सॉलिड से लिक्विड बना दिया। स्टेट ऑफ मैटर को अफेक्ट किया ना, कि सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड बन गई। मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट जहाँ आइस वाटर में मेल्ट होना स्टार्ट हुई होगी, वही वहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फ्यूजन क्या है, वो पूरा प्रोसेस जिसमें मेल्टिंग हो रही होगी। द प्रोसेस इन विच सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, समझे? आगे चल रहे हैं हम इसके, यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आएगा। मेरी इस डेफिनेशन से एटलीस्ट आपको ये समझ में आएगा कि अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड बनाया और लिक्विड से गैस की फॉर्मेशन हुई। देखिए, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए मुझे टेम्परेचर बढ़ाना होगा, मतलब किसी चीज़ में गर्माहट देनी होगी, उसको हॉटनेस प्रोवाइड करनी होगी, गर्म करना होगा। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। टेम्परेचर तभी बढ़ता है ना, गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ता जाता है, हमें गर्मी फील होने लग जाती है। लिक्विड से गैस में जाना है, तब भी आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, हॉटनेस प्रोवाइड करना होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। गैस से लिक्विड में आ रहा है तो आपको किसी चीज़ को ठंडा करना होगा, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो आपको किसी चीज़ को ठंडा करना होगा। एटलीस्ट ये पॉइंट समझ में आएगा। देखो, पानी को हम लोग फ्रिज में इसलिए रखते हैं कि वो ठंडा, मतलब उसका टेम्परेचर गिराते हैं। फ्रिज में टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कम होता है ना, तो फ्रिज में उस चीज़ का टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है, उसको घटाया जाएगा, मतलब चीज़ को ठंडा किया जा रहा है। और कुछ टाइम बाद फ्रीजर में आइस का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। थोड़ा सा आइडिया मिला? देखिए, यहाँ तक का सबको समझ में आया? समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? देखिए, अब वही डायग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे का प्रोसेस समझते हैं। वही सेम मान के चलो आइस है, ये आइस क्यूब्स है। ठीक है, देखिए मैंने बोला मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। देखो, शुरू हुई है, यहाँ पे मैं उसको हीट प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, ये फ्लेम है, स्टार्ट हो गई, लेकिन आइस पिघलना शुरू हुई है। लेकिन आइस तो पूरी पिघलेगी, अभी आइस तो पूरी पिघलेगी, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट 0 है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब बर्फ़ पिघल गई। ठीक है, बर्फ़ पिघल गई, तो मैं टेम्परेचर दिए जा रही हूँ, हीट की सप्लाई किए जा रही हूँ। अभी भी हीट की सप्लाई करी हूँ ना, मैंने बर्नर बंद तो नहीं किया, हीट की सप्लाई कंटिन्यू है। समझ रहे हैं आप लोग? मैं हीट की सप्लाई कर रही हूँ, एक एनर्जी उसको ऑलरेडी अभी भी सप्लाई कर रही हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा? सारी के सारी बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों पिघल रही है? वो टेम्परेचर जब तक पूरी ना पिघल जाए, जब तक 0 ही रहेगा, वो 1 क्यों नहीं हुआ? समझ पा रहे क्वेश्चन क्या बोल रही हूँ? देखिए, अब इसका आंसर किस हिसाब से देंगे? देखो, इसको क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब जो जितनी भी हीट है ना, देखो अब जितनी भी हीट है, जब बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई, उसके बाद जितना भी टेम्परेचर मैं बढ़ा रही हूँ, जितना भी हीट या एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रही हूँ, वो सारी की सारी हीट जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको तोड़ने में लग जाएगी। वो जो हीट है, जिस हीट की मैं बात कर रही थी कि वो ओवर पास कर जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो अब धीरे धीरे वो जितनी भी हीट है, वो अब जितनी भी हीट दूंगी, वो टेम्परेचर बढ़ाने में योगदान नहीं देगी, वो सारा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और वीक करने में और तोड़ने में, उसको ओवर पावर करने में, ट्रांसपास करने में पूरा उसका यूज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अभी मैंने जितनी भी हीट दिया, वो सारी हीट, जितनी भी हीट दिया,
वो सारी हीट ओवरकम करने की कोशिश करेगी। किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करके और तोड़ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ही सारी यूज हो जाएगी कि उसको कैसे ओवर पावर करना है, उसको कैसे और कमजोर करना है, जो लिक्विड का होता है उसके बराबर लाना है। अगर हम बाहर से देखें तो हमें ऐसा फील आएगा कि जितनी भी हीट अभी मैं दे रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं जो बीकर के अंदर जितना भी कंटेंट रखा हुआ है, जितना भी कंटेंट इस बीकर में रखा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जाके गुम हो गई, कहीं गायब हो गई। एक नॉर्मली देखा जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता, हीट ओवरकम किसको कैसे ओवर पावर करे, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता किसी बच्चे को, तो उसके दिमाग में अगर क्वेश्चन आएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा टेम्परेचर, मैं तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली दे रही हूँ, हीट बाहर से सप्लाई कर ही रही हूँ ना कंटिन्यूसली, रोका तो नहीं है मैंने सप्लाई को। तो एक नॉर्मल बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये हीट कहाँ गई, तो उसको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता सोचेगा कि इसी बीकर के अंदर जो कंटेंट रखा है, ये जो आइस मैंने बोला है, कोई भी कंटेंट, कोई भी मटेरियल रखा हो, तो जो बीकर के अंदर का कंटेंट है उसमें कहीं जाके वो हीट छुप गई है, कहीं जाके वो छुप गई है। उसको ऐसा लगेगा ना कहीं इसी के अंदर ही है, हमें दिख नहीं रही लेकिन इसी के अंदर छुपी हुई है, तो इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट टर्म है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इसके बारे में पता करेंगे। देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इसमें जो लेटेंट वर्ड ही है ना, उसका मतलब क्या है? हिडन। हिडन मतलब कि ये वो हीट है जो छुपी हुई है, जो जाके छुप गई है, समझ रहे हो? देखो अब देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मैं पूरा कॉन्सेप्ट तो समझा ही चुकी हूँ, जस्ट इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि हमें 1 kg जो मास है 1 kg का जो सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच 1 kg mass of solid is converted into liquid at its atmospheric pressure without any change in temperature at its melting point. Latent heat of fusion is the conversion of solid of mass 1 kg into liquid at its atmospheric pressure without change in temperature. इस डेफिनेशन को तोड़ते समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है? सॉलिड बनाना है, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, सॉलिड से लिक्विड, मान के चलो आइस से पानी बन गया, ठीक है। इसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए? 1 kg। 1 kg यहाँ पे सॉलिड लेंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। कहाँ? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। नॉर्मल से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मान के चलो ये कमरा है, नॉर्मल है, जो वातावरण का जो भी प्रेशर है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सामान्य जो दाब है उसकी बात कर रहे हैं, 1 atm की जो प्रेशर है उसके ऊपर। और इसमें एक और कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी देखो पूरी की पूरी आइस, जब तक आइस पिघलना शुरू हुई वहां से लेके जब तक पूरी आइस नहीं पिघल जाती है तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही है, तब तक 0 डिग्री सेल्सियस है ना, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ ना, टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर सेम था। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवर पावर करने में लग गई। ऐसा लग रहा था कि वो सारी हीट मटेरियल जो बीकर के अंदर कंटेंट रखा है उसमें कहीं जाके छुप गई हो। इसी को ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अच्छे समझ में आया? आगे चले। देखिए अब अगर हम मेल्टिंग पॉइंट पढ़े हैं तो हम इसी के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग की बात कर लेते हैं। बॉइलिंग और इसी को ही बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
बॉइलिंग इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कुछ भी बोल लो, प्रेशर वही रहेगा और आपको पता है बॉइलिंग होगी कब, जब बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो जाएगा। सुन पा रहे हैं? देखिए बॉइलिंग और वेपोराइजेशन में क्या होता है, एक सामान्य तापमान के ऊपर लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। देखो 100 डिग्री तापमान होता है। अब इसको भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच, ये तो पूरा प्रोसेस था कि द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू इट्स गैसियस फॉर्म, और यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट, ये टेम्परेचर का वो पॉइंट है एट विच, जिसके ऊपर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है और ये सिर्फ वो पॉइंट की बात हो रहा है, ठीक है। देखिए इसके साथ अभी जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होगा, वेपोराइजेशन भी होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सी सेम डेफिनेशन है। इसमें क्या होगा, 1 kg अगर मैं 1 लीटर 1 kg में अगर पानी ले लेती हूँ, लिक्विड ले लेती हूँ, वो चेंज होगा किसमें, गैस में, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। देखिए आपको बॉइलिंग समझ में आएगा, आपको बॉइलिंग पॉइंट समझ में आएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को अगर मैं बोलूँ, देखो सेम वहाँ क्या हुआ था, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, आइस पिंगल के किस में कन्वर्ट हो गई थी, आइस पिंगल के पानी में कन्वर्ट हो गई थी, और यहाँ पे क्या होगा कि पानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म पानी की क्या है, वाटर वेपर। स्टीम सुनो, भाप हो गया, वाटर वेपर, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब एक सामान्य एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा होगा और इसमें भी टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए वैसा ही डायग्राम अगर दोबारा से बनाती हूँ, सेम प्रोसेस चल रहा होगा। देखिए ये पानी है, यहाँ से मैं उसको बर्नर से मैं उसको एनर्जी, बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ, बाहर से मैं उसको हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ। देखिए इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाएं। इसमें क्या हुआ, आपने इसको बाहर से टेम्परेचर दिया, ठीक है, सेम प्रोसेस, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक टेम्परेचर देने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उसकी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि पार्टिकल जो मोशन था ना, लिक्विड का पार्टिकल्स देखो ऐसे, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे, मोशन ये यहाँ भी कर रहे हैं, मोशन ये यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वो जो मोशन है, जो रैंडम मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जो उनके बीच में रैंडम मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा, वो तेज हो जाएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले जो टेम्परेचर है, नीचे की जो सतह है, जो पानी पे जो नीचे के जो पार्टिकल्स है, इस सतह पे जो पार्टिकल्स है उनको इफेक्ट डालेगा। धीरे धीरे ऊपर का पानी गर्म होगा। इन पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स को ये पार्टिकल्स अब एनर्जी गेन करेंगे, यहाँ से इन्होंने एनर्जी गेन की, ये पार्टिकल्स अब ऊपर की तरफ मूव करते करते सरफेस तक आए, सरफेस तक आए, ये स्पेस खाली हुआ, ये वाले पार्टिकल्स, यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे वो फिर नीचे आ जाएंगे, ये स्पेस खाली हुआ तो यहाँ पार्टिकल्स नीचे आ गए। देखिए ये नीचे वाला पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते करते सरफेस के ऊपर चला गया, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर चला गया। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही होगी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे ये सारी एक्टिविटीज़ बढ़ रही होगी। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा, इसने गेन किया होगा, ये ऊपर चला गया, अभी नीचे आए होंगे, ये गेन किए होंगे, ये ऊपर चले होंगे। मतलब उनमें जो रैंडम मूवमेंट है, देखो ये मूवमेंट ही है ना, जो रैंडम मूवमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहाँ बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा
ये जो पार्टिकल है ये इतनी एनर्जी गेन कर चुके होंगे, इतनी एनर्जी गेन कर चुके हैं जिनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड वाला है उसको तोड़ के उसको ओवर पावर कर चुके होंगे उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और मूव अवे, और वो दूर जा चुके होंगे। वो इसको इस जो सरफेस जहाँ जैसे वो लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो एक दूसरे के पास है, हीट एनर्जी सप्लाई होते होते 100 डिग्री जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है जहाँ ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर चुके होंगे और लिक्विड फॉर्म को छोड़ के स्टीम बन चुके होंगे। क्या बन चुके होंगे? वाटर वेपर, स्टीम बन चुके होंगे, और इसका बॉइलिंग वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो चुका होगा। अब सारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबल जाता है, पे ही वो बॉईल कर जाता है, वेपोराइज हो जाता है, 101 नहीं होता। अब इसका भी सेम ही आंसर जाएगा कि अभी जितना भी टेम्परेचर, जितनी भी हीट मैं सप्लाई करूंगी इसके ऊपर, जितनी भी हीट मैं दूंगी इसको, वो सारी की सारी हीट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवर पावर या ओवरकम करने में लग जाएगी। ऐसा ही लगेगा कि मटेरियल जो कंटेंट है बीकर के अंदर, इसमें कहीं हुई वो हीट जाके छुप गई है कि 100 से वो 101 नहीं हो रही है। ठीक है, तो सारी हीट इसको ओवर पावर करने में लग जाएगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा पानी बॉईल कर जाता है, पूरा पानी गर्म हो जाता है। समझ आया? अच्छे से समझ में आया? देखिए आपका बॉइलिंग भी फिनिश हो गया। देखिए एक टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है बेटा? सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन में क्या होगा? ये एक प्रोसेस है जिससे सॉलिड जो है ना गैस में कन्वर्ट होगा बिना बीच में लिक्विड स्टेज आए। इसमें लिक्विड स्टेज बीच में नहीं आएगी। सॉलिड, द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। सॉलिड डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसमें बीच में लिक्विड स्टेज नहीं आएगी। मैंने बताया कि जो बर्फ़ है, वो पानी बनेगी, पानी से गैस बनेगा, ऐसे नहीं है, बीच में लिक्विड आएगा ही नहीं, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस। इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। जब वो लोग अमोनियम क्लोराइड, आई थिंक अमोनियम क्लोराइड ही है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को हीट कर रहे होते हैं। जब अमोनियम क्लोराइड हीट होता है तो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जाता है, बीच में उसकी लिक्विड फॉर्म नहीं आती। एक और एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में ड्राई आइस का। ड्राई आइस क्या होता है बेटा? सॉलिड CO2। जैसे ही उसका टेम्परेचर कम होगा, जैसे ही उसका टेम्परेचर में चेंज होगा, वैसे ही सॉलिड CO2 अब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये CO2 का ठोस फॉर्म है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म है, बीच में लिक्विड तो आया ही नहीं, कहीं पे लिक्विड फॉर्म नहीं आएगी। देखो यहाँ पे इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा होगा, जैसे ही प्रेशर थोड़ा भी डिक्रीज होगा वो गैसियस फॉर्म बन जाएगा CO2 का। ठीक है, समझ में आया सब्लिमेशन क्या होता है? और एक दो एग्जाम्पल, प्रोसेस क्या है। ऐसा भी आता है कि सब्लिमेशन सब्लिमेशन को आप डिफाइन करें उसके एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन एंड गिव इट्स एग्जाम्पल 1, 2 जितना भी आपको मेंशन करना है। आपको आइडिया मिला सब्लिमेशन होता क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? ठीक है, आगे चले। देखिए नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, बस अब इसको कंक्लूड करते हैं सारा जितना भी पढ़ा है। देखो सॉलिड, यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस है, वापस इसको मैंने बोला फ्यूज़न, मेल्टिंग और फ्यूज़न। इसको मैं क्या बोली थी? बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ये सब प्रोसेस है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, पूरा इसका मैकेनिज्म क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको समझा चुकी हूँ। देखो गैस को जब मैं लिक्विड में लाऊंगी,
गैस को जब मैं लिक्विड में लाऊंगी तो मैं बोलती हूँ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ये जो प्रोसेस है कंडेंसेशन। और लिक्विड को सॉलिड में लाऊंगी तो बोलूँगी सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग, फ्रीज करते हैं ना, फ्रीजिंग। देखिए सॉलिड को अगर मैं गैसियस फॉर्म में ले जाऊंगी तो बोलूँगी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और गैस को अगर मैं सॉलिड में लाऊंगी तो एनसीईआरटी में तो बेटा सब्लिमेशन ही लिख रखा है, लेकिन इसके लिए एक जो सेपरेट टर्म हम यूज़ करेंगे वो करेंगे डिपोजिशन। इसको सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में सब्लिमेशन ही लिख सकते रखा है। सेम ही चीज़ है जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे सॉलिड गैस में कन्वर्ट हुआ था। देखिए मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, ये पढ़ा चुकी हूँ, एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, ये भी पढ़ा चुकी हूँ, एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। ये अब देखो ये जो है इसका बिल्कुल अपोजिट है। जैसे मैंने ये पूरा प्रोसेस बताया, इसका एकदम अपोजिट प्रोसेस जब आएगा तो उस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है उसके बिल्कुल अपोजिट में कंडेंसेशन का प्रोसेस है। सब्लिमेशन के बिल्कुल अपोजिट में डिपोजिशन का प्रोसेस है। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया तो अगर इसका अपोजिट करोगे आप खुद से क्लियर कर पाओगे। जैसे मैं इसमें से एक एग्जांपल देती हूँ, मान चलो आप कंडेंसेशन का ले लो चाहे सॉलिडिफिकेशन का लो, दोनों में क्या होगा, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ऊपर तो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, गर्माहट को बढ़ा रहे हैं, हॉट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कम कर रहे हैं। गैस को सॉलिड, लिक्विड को पानी को आप आइस कब बना सकते हो, जब फ्रिज में रखोगे। फ्रिज क्या करता है, फ्रीजिंग का काम करता है, टेम्परेचर को कम करता है, कूलिंग का काम करता है, राइट। देखो एग्जांपल देती हूँ तो मैं इसमें क्या बोलूँगी, प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दोनों में क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर कम हो रहा होगा, यहाँ भी टेम्परेचर कम है। गैस को कम टेम्परेचर दोगे तो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड को कम टेम्परेचर दोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। देखिए टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम दोगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। जो वो मोशन तेज कर रहा था वो अब धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, कूल हुआ, तो अब जो पार्टिकल है मोशन धीरे धीरे करेंगे। जो पार्टिकल है वो मोशन धीरे धीरे करेंगे, तो पार्टिकल्स करीब रहेंगे तो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लग जाएगा, धीरे धीरे करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लग जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, स्पेस घट रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो पार्टिकल्स करीब आना शुरू हो जाएंगे, और करीब आना शुरू हो जाएंगे तो उनका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो गैस होगी तो वो अगर यहाँ और यहाँ होगी तो रैंडम मूवमेंट्स घटेगा, तो अब वो रैंडम मूवमेंट्स घटेगा तो इतना स्पेस नहीं, अब रैंडम मूवमेंट्स घटेगा, और धीरे हुआ, मोशन कम हुआ तो और करीब आई, और घटेगा तो और करीब आई। अब ये लगभग क्या बन गया, लिक्विड। अगर ये गैसियस था तो ये लिक्विड बन गया। और अगर वो लिक्विड है, लिक्विड को कूल करोगे, वहाँ टेम्परेचर घटाओगे, फिर से काइनेटिक एनर्जी घटी, स्पेस धीरे धीरे कम होने लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा, जो आपस के दो पार्टिकल्स थे वो और ज़्यादा करीब आ गए, और जब ये पार्टिकल्स और ज़्यादा करीब आ गए तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सॉलिड का। सॉलिड मतलब एग्जांपल बोलूँ तो मैं आइस हो गया। ठीक है, समझ में आया, अच्छे समझ में आया, आई होप समझ में आया हो। लगभग हम अपने चैप्टर के एकदम लास्ट की तरफ ही चल रहे हैं। इस वाले जो टॉपिक है, जिस चैप्टर का ये जो टॉपिक था पूरा टेम्परेचर वाला, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा थे। देखिए टेम्परेचर हम पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे प्रेशर। टेम्परेचर पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे प्रेशर। कि प्रेशर से जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें क्या फ़र्क आता है, प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है इनको। देखिए प्रेशर में जस्ट आपको थोड़ा सा ऐसी मतलब कि वो दो क्राइटेरिया या वो जो एसेंशियलिटी जो आपको चाहिए अगर आपको किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। देखो मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, जैसे लिक्विड से स्टार्ट करते हैं, लिक्विड को गैस तक पहुँचाना है तो टेम्परेचर से तो मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना। अब देखो प्रेशर से कैसे करेंगे, प्रेशर से कैसे होगा। देखो यहाँ लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े करीब होते हैं, और ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हो गए, वो गैस के पार्टिकल्स हो गए। देखिए ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आपको लिक्विड से गैसियस फॉर्म में लाना हो या गैसियस से लिक्विड, गैस से लिक्विड थोड़ा इजी पड़ेगा। एक बार हम आपको गैस से
लिक्विड पढ़ाते हैं, फिर लिक्विड से गैस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि इसमें स्पेस ऑलरेडी ज़्यादा है। देखिए, एक बच्चा यहाँ पे है, एक बच्चा वहाँ पे है, बहुत दूर दूर अगर डिस्टेंस है, बहुत दूर दूर अगर डिस्टेंस है, और अगर आपको उनको करीब लाना है, करीब तो लाओगे, यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा है, जब स्पेस कम करोगे तभी लिक्विड का फॉर्मेशन होगा ना, जब स्पेस कम करोगे तभी लिक्विड का फॉर्मेशन होगा ना। देखिए, तो वो बहुत दूर दूर खड़े हैं, आपको उनको करीब लाना है, तो उसका जो तरीका है, प्रेशर की बात करें, फोर्स लगाना पड़ेगा, हम प्रेशर की बात करें तो क्या करेंगे, उसको स्पेस कम करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। देखो, एक बच्चा है उसको इधर से इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, दूसरा है उसको इधर से इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। जब वो फोर्स लगाएंगे तो लोग करीब आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो स्टेज है वो करीब आ चुके हैं, तो ये लिक्विड की स्टेज बन चुकी है। स्पेस जो घट चुका है, पहले स्पेस बहुत ज़्यादा था, अब स्पेस कम है। मैं इस गैस के पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, ये अगर यहाँ पे कोई गैस का पार्टिकल है उस पर भी मैंने फोर्स लगाया, अभी फोर्स लगा के अपनी मेन पोजीशन छोड़े और ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो ये कौन सी स्टेज बन गई, लिक्विड की, अगर ये गैस की थी तो। कि गैस में क्या होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में स्पेस कम हो जाता है। गैस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, एकदम दूर दूर है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। थोड़ा आइडिया समझ में आया क्या बोल रही हूँ, थोड़ा आइडिया समझ में आया मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ। देखिए, आपको अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा। ये सब कब हो सकता है, हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे। गैस के पार्टिकल्स जो भी दूर दूर है उनको प्रेस करोगे, गैस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है ना, हाईली कंप्रेसिबल होती है ना गैस, तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई है। गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस करोगे, उन पे प्रेशर डालने की कोशिश करोगे, जो यहाँ थे वो अब यहाँ पे आ गए, स्पेस घट गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है, तो समझो कि लिक्विड स्टेज आ गई है। देखो, मैं इसमें आपको एलपीजी का एग्जांपल देती हूँ। जो सिलेंडर होता है आपके घरों में, उसमें भी सेम चीज़ होता है। सिलेंडर होता है, उसमें गैस को बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल तो होती है, उसको गैस में बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, और उस गैस को कंप्रेस करके आपके सिलेंडर्स में भर दिया जाता है, ठीक है। फिर वो वहाँ पे लिक्विड फॉर्म बन जाती है। सिलेंडर के अंदर जो सिलेंडर में गैस भरी है वो इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी है कि वो कहीं ना कहीं अब लिक्विड फॉर्म में अटेन कर चुकी है। जैसे ही वो गैस अब देखो वहाँ लिक्विड बन गया है, लगभग लिक्विड फॉर्म को अटेन कर चुकी है, लिक्विफाइड है। जैसे ही वो गैस सिलेंडर से बाहर आएगी तो वो दाब घटेगा, क्योंकि अब उसको स्पेस मिल गया, अब दाब घटेगा, वो अपना फैलाव करने की कोशिश करेगी। मान के चलो सिलेंडर लीक हो जाता है, तो वहाँ से जो गैस निकली, अब वो अपनी गैस की प्रॉपर्टी दोबारा लाना शुरू कर देगी। जो गैस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। वो जो गैस सिलेंडर से लीक होकर निकली वो बहुत सारा एरिया कवर करने की कोशिश करेगी। आपको पता चल जाएगा दूर खड़े होकर भी कि गैस लीक हो रही है, बाहर हॉल में या रूम में बैठ के। वो क्या करेगी, अब फिर से अपना जो स्पेस है वो एक पार्टिकल ऐसे हवा के साथ घुल मिल जाएगा, वो जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो दोबारा से बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई दाब ही नहीं है, एकदम सामान्य टेम्परेचर में आ गए हो, नॉर्मल सा टेम्परेचर है। तो वो जो पार्टिकल्स है फिर से स्पेस बढ़ने लग जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है फिर से घट जाएगा, सेम प्रोसेस। देखो, एलपीजी का एग्जाम्पल लिया था। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो गैस थी उसको बहुत कंप्रेस किया, गैस थी उसको बहुत प्रेशर डाला तो कंप्रेसिबल है तो कंप्रेस हो गई, और वो आपके सिलेंडर में एक लिक्विड फॉर्म में लिक्विफाइड होकर उसको स्टोर कर दिया। अच्छे से समझ में आया? आगे चलो। अगर आप उसी लिक्विड को, इसी गैस में, जो सिलेंडर में जो गैस भरी है, इसी को अगर आप सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर वो लीक कर जाता है, अगर छोड़ देते हो, तो ये जो टेम्परेचर फिर से जो प्रेशर है, सामान्य टेम्परेचर कम है क्योंकि यहाँ तो हमने बहुत हाई प्रेशर लगाया था, बहुत हाई प्रेशर डाल के किया था। अब वो नॉर्मल टेम्परेचर में आएगी तो प्रेशर लो हो गया तो उसको स्पेस मिल गया, अब उसके ऊपर इतना दाब नहीं है। आपके ऊपर एग्जाम्स का प्रेशर होता है और एक सामान्य दिन, दोनों में आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे उसका प्रेशर कम मिला तो फिर से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, फिर से गैस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई उसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर आपको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है किसी चीज़ को, आपके पास गैस है
उससे आपको लिक्विड फॉर्म लानी है तो आपको क्या क्या करना होगा। ये क्वेश्चन, प्रेशर खत्म हो गया, एक क्वेश्चन है मान के चलो, लिक्विड से गैस में अगर आपको गैस से अगर लिक्विड में, क्वेश्चन है गैसियस फॉर्म में, उससे आपको लिक्विड फॉर्म में लाना है तो आपको क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या जरूरी क्राइटेरिया है। तो पहला कि आपको प्रेशर बढ़ाना होगा, हाई प्रेशर, और दूसरा आपको टेम्परेचर घटाना होगा, टेम्परेचर को लो करना होगा, घटाना होगा। दोनों समझ में आई, अच्छे से आई। टेम्परेचर वाला मैं पढ़ा चुकी, उसमें भी बताया मैंने इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। और प्रेशर वाला मैं पढ़ाई, उसमें भी मैं आपको बताया कि हाई प्रेशर। इसको ट्रू फॉल्स में आए, एमसीक्यू में आए, क्वेश्चन आए कि क्या क्या कंडीशन, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो उसको आप बना के लिखोगे। ट्रू फॉल्स में आए, अगर इसमें हाई की जगह लो दे दे, लो की जगह हाई दे दे, फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको पता होना चाहिए कि किसको हटाना है और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एवापोरेशन। एवापोरेशन हम कर रहे थे, एवापोरेशन नेक्स्ट हेडिंग जो डालने वाले थे, एवापोरेशन। एक टर्म है जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर हम जैसे एग्जांपल मैं लिक्विड और गैस को लेती हूँ कि ज़रूरी है कि हम हर बार अगर स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर रहे हो तो हर बार हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कम या ज़्यादा है, प्रेशर या कम या ज़्यादा, खुद से जैसे बर्नर लगाया हमने, बर्नर लगाया, उसको हीट दिया, बाहर से एनर्जी सप्लाई किया, क्या ज़रूरी है हर बार ही ऐसा करना पड़े। मतलब कोई ऐसी कुछ ऐसी भी जैसे प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी हमें बाहर से नहीं देनी पड़ी, मतलब खुद से नहीं देनी पड़ी, एक्सटर्नल एनर्जी तो यहाँ भी यूज़ है। अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो मैं इतना बोलूँगी कि बिना 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस था ना जिसमें गैस वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा था, जो वाटर था वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था, वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही था जिसमें हम नीचे से उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे थे बर्नर के थ्रू। ठीक है, क्या बिना 100 डिग्री सेल्सियस भी वाटर जो है वो वाटर वेपर या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? तो एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म या वाटर वेपर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अभी बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं है, अभी बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं है, लेकिन लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही है बिना उस स्पेसिफिक टेम्परेचर के आए जिस पे जनरली जब हम बात करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करके करते हैं तो। ठीक है, एवापोरेशन देखिए हुआ कैसे होगा। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल बात करूँ, देखो वाटर साइकिल जो चल रही होगी, देखिए जो ओशियन था, ओशियन या रिवर या कोई भी वाटर बॉडी जो कि कवर्ड नहीं है, अनकवर है, खुली हुई है। ठीक है, देखो मानते हैं कि बर्नर से हीट सप्लाई नहीं किया होगा, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स यहाँ भी है। सन का जो रेडिएशन है वो जो टेम्परेचर है ओशियन का, सरफेस के टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा रहा होगा, सरफेस के टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा रहा होगा। वहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल जो सोर्स है वो सन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि लिक्विड जो वाटर वेपर, जो सरफेस का टेम्परेचर था, यहाँ पे सरफेस पे जो वाटर था वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। आपने पूरा रेन साइकिल पढ़ा होगा कि यहाँ से सी के जो सरफेस है वहाँ से पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, ऊपर जाता जाता है, वो ठंडा होता है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर से रेन आता है, पूरा प्रोसेस पढ़ा होगा ना। तो ये सब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में तो आप हाथ भी नहीं दे सकते उस पानी में। जो सी का टेम्परेचर, जो रिवर का टेम्परेचर है, किसी भी ओपन बॉडी सरफेस जिसमें पानी भरा उसका टेम्परेचर है, तो उसमें ठीक है वो गरम लगता है, थोड़ा उसमें हॉटनेस होता है, लेकिन 100 डिग्री नहीं होता। अपने जो एवापोरेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। एवापोरेशन जो होता है उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट अटेन नहीं होता, उससे नीचे ही होता है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि स्टेट फॉर्म चेंज हो रही है। इसके पीछे का मैकेनिज्म प्रोसेस क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टेट है, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, इसमें कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, अभी लिक्विड एग्जांपल लेती हूँ, लिक्विड का एग्जांपल लेती हूँ, इसमें जो पार्टिकल्स है
उन पार्टिकल्स की डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। देखो एक क्लास में बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सब के सब बराबर इंटेलिजेंट हो या सब के सब एकदम एवरेज हो, क्राइटेरिया डिफर करता है ना। ऐसे कोई भी लिक्विड ले लिया, इसमें जो लिक्विड के हर पार्टिकल के जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होगी, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो वेरी करेगी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी वेरी कर गई, ठीक है। अब अनकवर्ड बॉडी है, ठीक है, सन ने टेम्परेचर दिया, सन ने टेम्परेचर एक तो खुद ही वेरी कर गई, एक सन ने टेम्परेचर दिया, किसी की थोड़ी बहुत खुद से ही ज़्यादा है, किसी की थोड़ी आउटर सोर्स जो आउटर एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे एग्जांपल में मैंने सनलाइट लिया, उससे थोड़ी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर मिल गया, वो बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हो गए या जो पार्टिकल हो गया, ठीक है, ये जो पार्टिकल हो गए, ये जो लिक्विड फॉर्म में है वो अपना जो उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करने में हेल्प मिल जाता है। मान के चलो काइनेटिक एनर्जी 90 चाहिए, एग्जाम्पल मानो 90 चाहिए, तो इसके पास मान के चलो पहले से 80 है, ठीक है, मान के चलो इसके पास 70 ही है, ठीक है। सन ने इसको एनर्जी दी, ये सरफेस पे था तो इसके पास ऑब्वियस सी बात है, मान चलो ज़्यादा एनर्जी आई होगी, तो इसने 90 क्रॉस कर लिया होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए 90 क्रॉस कर लिया, इसने भी 10 और लेके अटेन करके 90 कर लिया। एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए कि अब जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब ये इस सरफेस को छोड़ सकते हैं, इस सरफेस को छोड़ सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी तो स्पेस जो है उनके बीच में वो घटने लग जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनको बांधे हुए रखा हुआ है वो वीक पड़ने लग जाएगा। अब जो वीक पड़ जाएगा तो ये जो लिक्विड जो है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, लिक्विड पार्टिकल्स है, ये भी वाटर वेपर के फॉर्म में एवापोरेट हो जाएंगे, ये भी वाटर वेपर के फॉर्म में एवापोरेट हो जाएंगे। देखो एवापोरेशन क्या होता है, सेम लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम। अब ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि जो लिक्विड है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफर करती है। ऐसा नहीं कि सबके पास समान काइनेटिक एनर्जी हो, तो थोड़ा बहुत एक्सटर्नल जो सनलाइट से उन्हें एनर्जी मिली जब ओपन था, तो थोड़ा बहुत भी किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिली और वो इतना एक लिमिट तक, एक स्टेज तक पहुंच गए जहाँ पे वो अपना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए, उस एनर्जी की वजह से हेल्प हो जाए कि वो उसको ओवरपास कर पाए जो हीट है। उनको इतनी काइनेटिक एनर्जी अटेन हो गई कि अब वो लोग अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़ के और दूर दूर चले जाएंगे और यहाँ से वो लोग एवापोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एवापोरेशन का प्रोसेस था। देखिए एवापोरेशन का एग्जाम्पल देखिए, जो कोई भी ओपन सी वाटर बॉडी है, कोई भी ओपन वाटर बॉडी है, सी, रिवर, हमारी छत पे अगर कोई तालाब, कोई स्विमिंग पूल हो, कोई भी ओपन वाटर सरफेस बॉडी है, वहाँ पे एवापोरेशन होगा। जब कपड़े धूप में सुखाते हैं, जो कपड़े धूप में सुखाते हो वहाँ पे एवापोरेशन होता है। आपने अगर एसीटोन अगर अपने हाथ पे रख लिया, नेल पॉलिश का जो होता है उसको अगर हाथ पे रख दिया, तो वहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो एवापोरेशन होगा। और मैं एवापोरेशन की बात करूँ तो, और मैं एवापोरेशन की अगर आप लोगों से बात करती हूँ तो जो पसीने हैं, जो आपका स्वेटिंग जो होता है, उसमें आप कॉटन के जो कपड़े पहनते हो, कॉटन गुड एब्जॉर्बर होता है ना स्वेट का, जो स्वेटिंग है वो जो पसीने आते हैं, आपको जो ठंडा ठंडा कूल फील होता है, पसीने जो होते हैं वो एवापोरेट होते हैं, वहाँ पे एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो यूज़ हो रहा होगा। सभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल बता रही थी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज एवापोरेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। अफेक्टिंग एवापोरेशन आपके एनसीईआरटी में फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन में 4 पॉइंट लिख रखा है। पहला लिख रखा है टेम्परेचर, मतलब सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। एक लिख रखा है टेम्परेचर, एक लिख रखा है सरफेस एरिया, एक लिख रखा है ह्यूमिडिटी, एक लिख रखा है विंड स्पीड। ये 4 फैक्टर है जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले की मैं बात करूँगी टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवापोरेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवापोरेशन। टेम्परेचर दोगे, ये सारा प्रोसेस मैं वही बता रही हूँ, टेम्परेचर दोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवर पावर कर पाएगा, वो अपनी मीन पोजीशन को छोड़ पाएंगे, स्पेस बढ़ेगा और वो चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो टेम्परेचर सारा
चीज़ें टेम्परेचर का है। जो सन है वो टेम्परेचर बढ़ाने के काम कर रहा था, जो हमने बर्नर जलाया था वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम कर रहा था। तो टेम्परेचर बढ़ने से एवापोरेशन बढ़ेगा, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब एरिया ज़्यादा दो आप उसको। देखिए जब आप लोग कपड़े सुखाते हो, जब घर में कपड़े सूखते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे कपड़े डाल दिए गए, कपड़ों को फैला के डाला जाता है, कपड़ों को अच्छे से फैला के डाला जाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो एवापोरेशन जल्दी होगा, फास्टर होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे अगर आप फैला के डालोगे, क्योंकि एवापोरेशन का प्रोसेस जल्दी होगा, ठीक है। और ऐसे कपड़े डाल दोगे तो आप थोड़ी देर में देखोगे तो अंदर जो सन के टच में नहीं आ रहा होगा प्रोसेस, जो सन के टच में नहीं आ रहा होगा, या तो वो थोड़ा थोड़ा गीला मिलेगा अगर जल्दी ही उतारोगे तो, वरना वो टाइम दोगे तो वो भी सूख जाएगा। और दूसरा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए फैला के डालेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। तीसरा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? जो आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में जो एट प्रेजेंट जो मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स अभी आपके सराउंडिंग में है, वो ह्यूमिडिटी है। आर्द्र जिसको कुछ हिंदी में बोलते होंगे शायद। देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन योर इन एटमोस्फियर या फिर इन योर सराउंडिंग। जो कितनी वाटर ड्रॉपलेट्स है जो आपके सराउंडिंग में है, तो वो ह्यूमिडिटी है। अब देखिए कितना वाटर वेपर है या वाटर ड्रॉपलेट्स है। वाटर वेपर वो मतलब कितनी नमी है, ह्यूमिडिटी का मतलब है कितनी वाटर वेपर है, कितना नमी है आपके सराउंडिंग में। देखिए अगर नमी, इसमें क्या हो रहा था कि जो पानी से एवापोरेट होके वाटर वेपर बन रहा था, पानी से एवापोरेट होके गैस बन रहा था, वाटर वेपर स्टीम बन रहा था ना एक टाइप से। तो अगर खुद ही वाटर वेपर वहाँ बहुत ज़्यादा होंगे, खुद ही वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होंगे, नमी बहुत ज़्यादा होंगी, तो एवापोरेशन धीमा पड़ जाएगा, एवापोरेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट्स खुद ही ज़्यादा है। हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड करने की, रखने की क्षमता एक डेफिनेट है, लगभग निश्चित है। मान के चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 1000 से 1200 रख पा रहे हैं, अब खुद ही वहाँ पे 800 है तो बहुत कम ही रख पाएगा ना। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी, तो एवापोरेशन कम होता चला जाएगा। समझ में आया? विंडी स्पीड, फोर्थ। देखो विंडी स्पीड मतलब थोड़ी तेज हवा। विंडी स्पीड मतलब होता है थोड़ी तेज हवा। स्पीड विंड, जो विंड है वो स्पीड से चल रहा हो। अगर स्पीड से विंड चलेगी तो जो वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आपके सराउंडिंग में है, उसको अपने साथ साथ फ्लो करा के बाहर ले जाएगी। अगर बाहर ले जाएगी तो जो 800 थी उसकी संख्या घट के 300 हो गई। अब वाटर ड्रॉपलेट्स कम हो गई, आपकी नमी कम हो गई आसपास, तो अब ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स जाने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमें तो 1000-1200 चाहिए, तो जा सकती है ना। तो जो अगर विंडी स्पीड विंड से आएगी तो वो ह्यूमिडिटी को कम करेगी, वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने साथ बाहर ले जाएगी। तो अगर स्पीड विंड से आएगी तो एवापोरेशन बढ़ेगा। यहाँ पे भी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवापोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया अगर बढ़ाओगे तो एवापोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी आपको कम करनी पड़ेगी अगर एवापोरेशन बढ़ाना है तो, रीजन में दे चुकी हूँ। और विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो एवापोरेशन बढ़ेगा। सारे पॉइंट समझ में आए? देखिए नेक्स्ट, एवापोरेशन के एग्जाम्पल में मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ। जैसे किसी भी ओपन का अनकवर्ड सरफेस से, वाटर बॉडी से जो वाटर वेपर्स बनते हैं वो एवापोरेशन का एग्जाम्पल है। जो कपड़े धूप में सूख रहे हैं वो एवापोरेशन का एग्जाम्पल है। जो हमारा पसीना है, जो स्वेट है, वो एवापोरेट हो रहा है, तो वो एवापोरेशन का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एवापोरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पूछा गया है, एवापोरेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। अब नेक्स्ट है कि डज एवापोरेशन या हिंदी में अगर बात करें कि डज एवापोरेशन डू कूलिंग। कूलिंग मतलब इसको अगर मैं क्वेश्चन को आप लोगों को समझाना चाहूँ तो ये बोल रहा है कि क्या एवापोरेशन से कूलिंग होती है, क्या एवापोरेशन से ठंडक आपको फील होती है, कूल थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है। तो देखिए इसका एग्जांपल,
इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको कैसे समझेंगे हम, क्या एवापोरेशन कूलिंग कोज करता है? डू कूलिंग की जगह हम बोल सकते हैं कोज कूलिंग, कोज कूलिंग। ओके, देखिए क्या बोलेंगे, और ये होता कैसे है? तो आंसर जाएगा यस, होता कैसे है। देखिए ये एक ओपन वाटर बॉडी है, ठीक है, ओपन वाटर बॉडी है। हुआ क्या, इसमें क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट है आसपास, मतलब ह्यूमिडिटी, नमी, आर्द्रता प्रेजेंट है। वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, यहाँ पे वाटर वेपर्स क्या करेंगे एवापोरेशन में। इसमें क्या था, इसमें क्या था, आप आसपास देखो, अभी आपके आसपास भी वाटर वेपर्स तो है। इसमें क्या है कि ओपन बॉडी सरफेस है, पानी जो है इस बॉडी में भरा है, ठीक है। इसको मान सकते हैं आप, कोई पौंड तालाब भी मान सकते हो, या कोई भी आपके घर में कोई स्विमिंग पूल है वो भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, ठीक है। हुआ क्या कि आसपास अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, कि गर्मियों के दिन है, समर है, मान के चलो सूरज का जो गर्मी है वो ज़्यादा है, जो ऊष्मा है ज़्यादा, हीट, तो आसपास टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होंगे, जो सराउंडिंग में जो एनर्जी है ना, सराउंडिंग में जो हीट है, जो सराउंडिंग में जो आसपास के वातावरण में जो एनर्जी है, उसको हीट को गेन कर लेंगे, हीट को गेन करेंगे, और वही सेम प्रोसेस होगा, हीट को गेन करेंगे और एवापोरेट हो जाएंगे और वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन कर देंगे। देखिए इसने क्या किया, सराउंडिंग से हीट गेन की, हीट गेन की, वही फिर सेम प्रोसेस होगा जो थोड़ी देर पहले बताई थी कि हीट गेन हुई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इतनी बढ़ जाएगी कि उसको ओवरकम कर लेगी, तो एक टाइम आएगा कि एवापोरेशन में वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके अपना जो है ना, जो उसका मेन पोजीशन था उसको छोड़ देगा और वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर एवापोरेट हो जाएगा। ये सब प्रोसेस तो मैं बता चुकी हूँ। इसमें मैं क्या बताना चाहती हूँ कि उसने सराउंडिंग से हीट गेन कर ली, मेन पॉइंट इसमें है। हमें कूलिंग को एक्सप्लेन करता है ना कि क्या ये कूलिंग करता है, तो हाँ, कैसे कि जब ये सराउंडिंग से हीट गेन करा और खुद तो एवापोरेट हो गया, लेकिन सराउंडिंग में क्या कर गया, थोड़ा ठंडा कर गया। आप बहुत गर्मी के एनवायरनमेंट में बैठे हो, बहुत गर्मी के एनवायरनमेंट में बैठे हो, और कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए बहुत गर्मी के एनवायरनमेंट में, तो आसपास बहुत गर्मी है, लेकिन आपके जो क्या बोल सकते हैं, जो स्वेटिंग थी वो एवापोरेट होती है। अगर पसीने एवापोरेट नहीं होते तो आपको ज़्यादा गर्मी लग रही होती। वो पसीना क्या होता है, वो जब उसमें एवापोरेशन होता है तो आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा ठंडक फील होता है, थोड़ा ठंडक फील होता है। देखो एक्सप्लेन करते इसको अच्छे से। स्वेटिंग वाला शरीर, जो आपका बॉडी वाला एग्जाम्पल है वो अलग है, लेकिन हो वहाँ भी एवापोरेशन रहा है। मैं थोड़ा मिक्स करती, इसको इसी से समझाने की कोशिश करती दोबारा से। क्या हुआ, ये जो वाटर पार्टिकल्स थे इस ओपन बॉडी में, इसने सराउंडिंग से एनर्जी गेन की, और ये जो वाटर पार्टिकल्स था एवापोरेट होके वाटर वेपर बन गया, इसमें एवापोरेशन हो गया। अब ये जो लिक्विड था वो गैसियस वाटर वेपर में बन गया। अब अगर ये सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एनर्जी गेन करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आसपास के एनवायरनमेंट में थोड़ा जो एनर्जी तो इन्हें गेन कर ली, तो थोड़ा कूलिंग होगा, थोड़ा टेम्परेचर घटेगा, थोड़ा ठंडक फील होगी। क्यों कि ज़्यादा सिर्फ ये एक पार्टिकल थोड़ी करा, ऐसा बहुत सारे पार्टिकल कर रहे होंगे, तो अपने सराउंडिंग की एनर्जी को थोड़ा कम कर देंगे, और कम करेंगे तो थोड़ा टेम्परेचर कम कर देंगे, थोड़ा कूलिंग फील होगा, थोड़ा आपको ठंडा फील होगा। थोड़ा समझ में आया? इसमें मैं और एग्जाम्पल दे रही हूँ अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ हो थोड़ा भी तो, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये यस करता है, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ओपन वाटर वेसल या फिर कोई भी वाटर बॉडी। दूसरा देखो, अगर आप अपने पाम के ऊपर, हथेली के ऊपर एसीटोन रख दोगे, एसीटोन मतलब नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ठीक है। अगर एसीटोन रख दोगे तो आपको एवापोरेशन की वजह से कूलिंग फील होगा। क्यों? क्योंकि जो पाम के ऊपर जो आपने एसीटोन रखा, वो जो एसीटोन के पार्टिकल्स है वो या तो आपकी पाम से, अगर पाम में एनर्जी है या वो गर्म है, या तो आपकी पाम से या सराउंडिंग से, जो आसपास का टेम्परेचर है वहाँ से क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे और वहाँ से एवापोरेट हो जाएंगे, वाटर वेपर की फॉर्मेशन कर लेंगे, और आपको अपनी जो हथेली है उस पर थोड़ा थोड़ा ठंडा सा फील होगा, आपको अपनी हथेली पे थोड़ी ठंडक फील होगी। समझ में आया? एसीटोन के पार्टिकल्स ने आपकी पाम से या फिर सराउंडिंग से एनर्जी को गेन कर लिया, खुद एवापोरेट हो गए, सराउंडिंग को थोड़ा ठंडा कर गए, तो इसकी वजह से आपको थोड़ी ठंडक फील होगी, एवापोरेशन की वजह से
कूलिंग आपको फील होगी, आपकी हथेली आपको थोड़ा ठंडा सा लगेगा जब आप एसीटोन डालते हो। उसके पीछे का जो प्रोसेस था वो ये था। तीसरा एग्जांपल मैं आपको बोल सकती हूँ, समर में आप जो कॉटन क्लॉथ्स पहनते हो, समर में आप लोग जो कॉटन क्लॉथ्स पहनते हो, देखो कॉटन क्यों पहनते हैं कि कॉटन गुड एब्जॉर्बर है। कॉटन क्या है, वो गुड एब्जॉर्बर है। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो जो एब्जॉर्ब कर लिया तो अब जो कपड़ा है वो गीला हो गया, और जो कपड़ा है वो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है ना। तो अभी क्या होगा, ये एनवायरनमेंट से एनर्जी गेन करेगा। यहाँ जो पसीना होगा या जो भी मतलब जो स्वेटिंग होगी, जो पसीना आएगा वो एनवायरनमेंट से एनर्जी। पसीना क्यों आया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। पसीना क्यों आया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बहुत गर्मी थी तो आपको पसीना आया। ठीक है, आपने कॉटन के कपड़े पहने। कॉटन का कपड़ा जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है, जो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसने आपके शरीर से पसीने, जो स्वेटिंग थी, उसको एब्जॉर्ब किया। अब जो कॉटन के अंदर, जो कॉटन का जो कपड़ा था उसके अंदर हो गया स्वेटिंग, और जो कॉटन का कपड़ा है वो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और टेम्परेचर बाहर बहुत गर्म है, टेम्परेचर खुद बाहर बहुत गर्म है। तो ये लिक्विड, ये जो जहाँ पे पानी है, जो पसीना, वो क्या करेगा, जो एनवायरनमेंट है उससे एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करके खुद एवापोरेट हो जाएगा। वो जो पसीना का जो पार्टिकल था वो खुद एवापोरेट हो गया, और थोड़ा सा आपको कूलिंग फील होगा, थोड़ा आपको ठंडा ठंडा फील होगा। इससे दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए कि स्वेटिंग एवापोरेशन का जो प्रोसेस के अंदर आता है उसी का एग्जाम्पल है। और दूसरा कि कॉटन के कपड़े समर में क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर है। समर में टेम्परेचर आसपास का बहुत ज़्यादा आता है तो पसीना ज़्यादा आता है। स्वेटिंग के पार्टिकल्स एनवायरनमेंट से एनर्जी लेंगे और एवापोरेट कर जाएंगे, और आपको थोड़ा ठंडा फील होगा। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स कि एवापोरेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, और क्या एवापोरेशन कूलिंग करता है, और एवापोरेशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, आई होप आपको सब समझ में आया हो। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है ना आपके एनसीईआरटी में दे रखा है इस एवापोरेशन वाले टॉपिक के बाद, कि अगर बर्फ़ रखी है किसी उसमें कंटेनर में, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा एक बोतल है जो बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा बोतल है, या फिर बर्फ़ ले लो, या फिर बहुत ठंडा पानी ले लो, फ्रीज्ड जो वाटर होता है उसको किसी बोतल में डाल दो, या फिर ये कंटेनर के आसपास लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपको दिखता होगा ना। उस बोतल को थोड़ी देर बाद देखना, हो पानी पानी दिखेगा आपको, लिक्विड ड्रॉपलेट्स इसके साथ में देखो, आपको यहाँ पे लिक्विड के कुछ ड्रॉपलेट्स, मतलब कुछ पानी पानी यहाँ पे आपको लिक्विड ड्रॉपलेट्स स्टिक हुई मिलेगी, चिपकी हुई मिलेगी उससे। ठंडा पानी था, पानी की बोतल थी, आप फ्रिज में से निकालो तो थोड़ी देर में देखना वो आपको ऐसे, बोतल आपने निकाली, ठीक है, थोड़ी देर में देखना फ्रिज में से निकाली, आपको जो ठंडा पानी बेचने वाले जो उनसे बोतल लेना, तो थोड़ी देर में आपको जो उसका बाहर का जो आउटर कवरिंग होगा उस पर हाथ डाल के देखना, तो आपका हाथ भी गीला हो जाएगा। बोतल तो पैक थी ना, पानी निकाला नहीं है ना, उसके बाद भी ऐसा हुआ है, उसके बाद भी आपको लिक्विड ड्रॉपलेट्स मिली। क्यों? देखो सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा हीट है, सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा हीट है। इसने क्या किया, ये जो सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स है, जो वाटर वेपर्स, तो सराउंड नमी तो होती है, मैंने आपको बताया था, ह्यूमिडिटी, नमी तो होती है। सराउंडिंग वाले पार्टिकल्स क्या किए, यहाँ पे गए होंगे, इसके कांटेक्ट में आए होंगे। जब इसके कांटेक्ट में आए तो अपनी एनर्जी को यहाँ पे वो लूज कर दिए, अपनी एनर्जी को वहाँ पे वो छोड़ दिए। ठीक है, तो जो वाटर वेपर था ये अपनी एनर्जी को जब छोड़ देता है, यहाँ पे जाके इसमें ठंडा जो फील होता है, उसके बाद ये अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। यही तो बात है, लिक्विड अगर एनर्जी को अटेन कर लेता है, गेन कर लेता है, तो वाटर वेपर बन जाता है, गैसियस फॉर्म में आता है। अगर ये वाटर वेपर ने जो नमी थी उसने यहाँ पे जाके अपनी एनर्जी छोड़ दी, क्यों? क्योंकि उसको ठंडा सरफेस मिल गया, ये यहाँ पे ठंडा सरफेस मिल गया, तो ये उसको कूलिंग फील हुआ होगा, टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हुआ होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे लिक्विड का फॉर्मेशन हो गया, तो इसलिए आपको लिक्विड ड्रॉपलेट्स मिलती है। चैप्टर का लास्ट हिस्सा, चैप्टर का लास्ट जो मैंने आपको मोर टू नो वाला जो बॉक्स बताया था उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जो 2 स्टेट बच गई थी, सॉलिड लिक्विड गैस में पढ़ा चुकी थी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो प्लाज्मा से स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, देखो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा जानना, इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है क्योंकि हायर स्टडीज़ का पोर्शन है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। देखिए प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा के पार्टिकल्स सुपर एक्साइटेड होते हैं, सुपर एनर्जेटिक होते हैं। देखिए प्लाज्मा में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, प्लाज्मा जो स्टेट होती है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्या हमारी धरती पे ये स्टेट एग्जिस्ट करती है?
देखो एग्जिस्ट की तभी हम इसको स्टेट्स में लेके आए, मैटर की 5 स्टेट होते हैं तभी लेके आए। धरती पे इसको बनाने के लिए कैसे, धरती पे अगर इसको फॉर्मेशन करना है तो कैसे करेंगे, इसमें आयनाइज्ड होते हैं पार्टिकल्स, आयंस की फॉर्मेशन में होते हैं, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। होता क्या है कि आपको किसी भी गैस की, कोई भी गैस जो हाई टेम्परेचर पे है, कोई भी गैस, देखो गैस को आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, गैस में से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो प्लाज्मा की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लाज्मा की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो पार्टिकल्स है वो आयोनाइज्ड होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे पार्टिकल्स आयोनाइज्ड होंगे और आपके प्लाज्मा की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्लाज्मा आपको कहाँ दिखाई देता है, देखो नियॉन बल्ब हो गया, फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हो गई, नियॉन बल्ब एक बल्ब होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब, आपने एलईडीज देखी होंगी ना आपके घर में, जो CFLC जो जलती होंगी, जैसे बल्ब की जगह एलईडी, जो बड़ी वाली एलईडी जलती होंगी, फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गई, उनके अंदर भी प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या करता है, ग्लो करता है, प्लाज्मा क्या करता है, ग्लो करता है, चमकता है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस होती है, नियॉन बल्ब में नियॉन गैस होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है, हीलियम, नियॉन में नियॉन। ये ग्लो करेगा, प्लाज्मा क्या करता है, ग्लो, लाइट देता है ना, आपने देखा था ना, एलईडी हो गई, आपकी CFL हो गई, वो चमक रही होती है, वो प्रकाश दे रही होती है, वो ग्लो कर रही है। और जो ग्लो करेगा उसका जो कलर होगा ना, वो किस बेस पे होगा कि अंदर आपने क्या कंटेंट डाला है, अंदर कौन सी गैस है, जैसी गैस होगी वो अपने अकॉर्डिंग वैसा ही ग्लो, जो कलर होगा वो एमिट करेगी। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा आर सुपर एक्साइटेड या सुपर एनर्जेटिक मटीरियल, सुपर एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एनर्जेटिक मतलब इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई रहता होगा, टेम्परेचर बहुत हाई रहता होगा। जो पार्टिकल्स होंगे वो आयंस की फॉर्म्स में रहते होंगे, आयनाइज्ड रहते होंगे। क्या धरती पे क्रिएट की जा सकती है प्लाज्मा, हाँ, गैस में, जो गैस होती है उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे, जो गैस होती है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर देते हो तो प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है, और जो प्लाज्मा होती है वो ग्लो करता है, जो प्लाज्मा होता है वो ग्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आप सब लोगों को कि जो प्लाज्मा होता है वो ग्लो करता है, गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो गया, आयंस जो होंगे वो आयनाइज्ड हो गए होंगे, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, कितना ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, और जो पार्टिकल्स है वो आयनाइज्ड हो गए होंगे। ठीक है, और ये कंटेंट ही प्लाज्मा फॉर्मेशन करेगा। एटलीस्ट आपको प्लाज्मा समझ में आएगा। अब मैं बात करती हूँ, जो नेचुरली बात करती हूँ, नेचुरल तौर पे ये जो स्टेट है कहाँ पाई जाती है, नेचुरल पे ये बात करें तो सन में पाई जाती है, स्टार्स में पाई जाती है। सन और स्टार आपने देखा होगा, सूरज हो चाहे जितने भी आपके तारे होंगे, इन सब में प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। ये जो होते हैं बहुत ग्लो करते हैं, ये आपने देखा होगा, ये चमकते हैं, बहुत ग्लो करते हैं, इनके अंदर प्लाज्मा होती है। जो ग्लोइंग का जो इनके पीछे का रीज़न होता है कि ये क्यों चमक रहे हैं, क्यों ग्लो कर रहे हैं, वो भी प्लाज्मा होता है। ठीक है, और दूसरा कि इनके अंदर ऐसा फॉर्मेशन क्यों होता है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन, क्योंकि आप जानते हो स्टार्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत हाई होता है, स्टार्स के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग ग्लो करते हैं। आपको ये समझ में आया होगा ना। ठीक है, नेचुरली ये सन और स्टार में पाया जाता है। क्या धरती पे इसको बनाया जा चुका है, क्या एग्जिस्ट करती है, हाँ, जैसे एग्जांपल बताया, नियॉन बल्ब बताया, फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो आपकी एलईडीज वगैरह बताई, जहाँ पे गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो कंटेंट की फॉर्मेशन होगी वो प्लाज्मा होगा। ठीक है, एक लास्ट स्टेट देखिए, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट देखिए इसमें क्या है, 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस, इंडियन साइंटिस्ट है, उसने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पे सबसे पहले काम किया। उसने अपने इस पे वर्क किया, रिसर्च किया, इक्वेशन वगैरह इन्होंने इसके ऊपर डिराइव किया। आइंस्टाइन ने क्या किया, उसको प्रैक्टिकली उसको और सोल्व करने की कोशिश की,
आइंस्टाइन ने इस चीज़ को लगभग कंफर्म करने की कोशिश किया कि हाँ, ये स्टेट, ये जो फॉर्मेशन डिराइव हुई है, ये जो सत्येंद्रनाथ बोस जी ने जो काम किया है, ये प्रूव होता है, ये वैलिड है, फिफ्थ स्टेट एग्जिस्ट करती है सच में, मतलब उसको और वेरीफाई किया आइंस्टाइन जी ने। और ये 1920 की बात है, और वेरीफाई हुआ। और 2001 के अप्रोक्स यूएसए के एक साइंटिस्ट थे, विस्मैन, और एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसको सचमुच में प्रैक्टिकली बनाया कि ये एग्जिस्ट करती है, मतलब एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेसफुल भी रहा। उन्होंने बताया कि फिफ्थ स्टेट एग्जिस्ट करती है, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अब ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब देखो क्वेश्चन आए, मतलब ये है कि जो फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर है, जो बोस आइंस्टाइन स्टेज है, वो होती क्या है। जैसे हमने पढ़ा सॉलिड, उसका फीचर होता क्या है, लिक्विड, गैस, हमने पढ़ा प्लाज्मा, ये होता क्या है। ऐसे हम पढ़ेंगे बोस आइंस्टाइन स्टेज होता क्या है। ये जो मैटर की फिफ्थ स्टेट है, इसको कैसे अचीव किया। जो 2001 में जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने इसको कैसे प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके लैब में इसको कैसे अचीव किया। देखिए, इस जैसे प्लाज्मा के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, आयनाइज्ड फॉर्म है, सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक मटेरियल है, ऐसे यहाँ पे टेम्परेचर, सबसे पहली बात तो टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, बहुत लो, ठीक है। और दूसरा डेंसिटी बहुत लो चाहिए। इसमें डेंसिटी कितनी लो चाहिए, 100,000 वन बाय फ्रैक्शन में जाके ऑफ द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ एयर। जो आपका एयर का नॉर्मल डेंसिटी है ना, इसका भी हजारवा, सौवा, ऐसे मतलब थाउजेंड्स जो पार्ट होता है ना, इतना कम डेंसिटी चाहिए। पहले तो उस डेंसिटी को अचीव करो। दूसरा है कि टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम करो, एकदम सुपर कूल, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को कम करते जाओ, कम करते जाओ, तब आपको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर अचीव होगी। ये अचीव हो चुकी है, लेकिन प्लाज्मा और जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैटर है, इनको अचीव करने में बहुत डिफिकल्टी है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, प्रूव हो चुका है, लेकिन आज भी इसको अचीव करने में सॉलिड, लिक्विड, गैस जितना नॉर्मली और नेचुरली आपको मिल जाता है, दिख जाता है, ऐसे ये दोनों आपको नहीं मिलेगी। क्यों? कि आप इतना कम टेम्परेचर अचीव ही नहीं कर पाते हो। बहुत ज़्यादा आपको, बहुत इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारा प्रोसेस, इसमें बहुत मैकेनिज्म होगा, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। प्लाज्मा में आप इतना हाई टेम्परेचर को अचीव करना, यहाँ इतने लो टेम्परेचर को अचीव करना है, तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस नहीं है। और ये है आपकी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी फील होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनको अचीव किया जा चुका है, ये एग्जिस्ट करती है, ये फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाएगी, इसका कंफर्मेशन हो चुका है। इसके बारे में, इन दोनों के बारे में हायर स्टडीज़ में और ज़्यादा पढ़ोगे। मेरे हिसाब से चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। शायद मैंने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की, मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अपने दोस्तों से और लोगों से शेयर करें, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, उनको भी अपनी नॉलेज में थोड़ा बूस्ट, थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा उनको भी एज मिलेगा, वो भी कॉन्सेप्ट्स को, अपने 9th क्लास को, अपने बोर्ड्स को, एग्ज़ाम को और अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।